सामाजिक समझौता सिद्धांत। होब्स की राजनीतिक विचारधारा में सत्ता विस्तार के सामाजिक समझौता सिद्धांत का है। इसके सिद्धांत संबंधी विचार उसके प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन में विस्तार से अंकित है। उसके सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला, मानव स्वभाव का स्वरूप। हॉब्स के समय में चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उसके सम्मुख मानव स्वभाव का घृणित पक्षी रखा। वो मनुष्य को स्वार्थी, नीच, दुष्ट, विवेकहीन, आत्मकेंद्रित मानता है। हॉब्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का एक यंत्र है जिसका निर्माण पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियमों के साथ चलते हैं। मनुष्य इसी ब्रह्मांड का लघु रूप है, वह भी एक यंत्र मशीन के समान है। उसका निर्माण भी ब्रह्मांड की भांति विश्व में संचालित पुर्जों से हुआ है। हॉब्स का उद्देश्य उस नियम की खोज करना है जिसके अनुसार मनुष्य स्वभाव का संचालित होता है। वस्तुतः मानव प्रकृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ही हॉब्स ने अपने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहता है। हॉब्स के मतानुसार राज्य में दो प्रकार की गतियाँ हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। हॉब्स के अनुसार अच्छाई या बुराई का विचार भी हमारी गति की दिशा से ही निश्चित होता है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य आनंद प्राप्त करना चाहता है, समय समय पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है और वांछित वस्तुओं को पाने में सफलता प्राप्त करना ही आनंद है। हॉब्स का कथन है कि मानव के सारे कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सदैव लगा रहता है। प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम देता है। अपने मानव स्वभाव के चित्रण के सिलसिले में मनुष्य को स्वार्थी, अहमवादी, संघर्ष में और इच्छाओं की पूर्ति में लीन बताया। उसके अनिवार्य परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक दूसरे से युद्ध करता रहता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में उद्योग, कला, कौशल विकास नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य को ये भरोसा नहीं है कि उससे प्राप्त हो सकने वाले लाभ का उपभोग कर सकेगा। संक्षेप में प्राकृतिक अवस्था सबके लिए सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति ही थी। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना है। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने या जान से मारने की पूरी स्वतंत्रता रखता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता। प्राकृतिक कानून की अवधारणा इससे भिन्न है। उसके अनुसार मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाए जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा था प्राण रक्षा के लिए घातक हो। वेपर ने हॉब्स की प्राकृतिक कानून का निचोड़ यही निकाला है कि एक मनुष्य को दूसरे के प्रति कोई ऐसा व्यवहार ना करना चाहिए जिसे वह अपने प्रति करना अरुचि का प्रतीत होता है। समझौते के कारण। पहला, प्राकृतिक अवस्था में अशांति, युद्ध, हिंसा, घृणा, असुरक्षा का वातावरण था। ऐसी दशा में यह आवश्यकता महसूस हुई कि संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे पर इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी। प्राकृतिक कानूनों का पालन लगातार तभी हो सकता है जब उसका उल्लंघन करने वाले को उचित दंड देने वाली किसी दंड शक्ति का अस्तित्व हो। सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से हॉब्स के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता, अनुबंध, करार करके अराजक दशा का अंत किया। प्रत्येक व्यक्ति साक्ष्य की शपथ लेता है, मैं व्यक्ति या व्यक्ति समूह को शर्त पर अपने अधिकार देता हूँ तथा स्वयं मैं अपने पर शासन करने का अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वशासन के अधिकार को छोड़ देगा। राज्य का स्वरूप। इस प्रकार अनुबंध या समझौते द्वारा हॉब्स ऐसी दमनात्मक शक्तियों की सृष्टि करता है जो इसके पूर्व नहीं थी। वह समझौते द्वारा दो कार्यों की पूर्ति करता है। प्रथम, वह एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है। द्वितीय, वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। संक्षेप में, समझौते के बाद समाज और राज्य का प्रादुर्भाव हुआ तथा कला, साहित्य, विज्ञान, व्यापार आदि का श्री गणेश हुआ। हॉब्स के शब्दों में उस महान दैत्य लेवियाथन, उस मर्त प्रभु का इसी प्रकार जन्म होता है। यही मर्त प्रभु है जिसकी कृपा पर अमर ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर है। हॉब्स के समझौते सिद्धांत की आलोचना। मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण। हॉब्स ने मानव स्वभाव को दोषपूर्ण, एकांगी, निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मनुष्य को घुड़स्वार्थी, कपटी, क्रूर बताया, जबकि सहानुभूति, उदारता, दयालुता आदि मानवीय गुण भी उसमें पाए जाते हैं।
प्राकृतिक अवस्था स्वाभाविक। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था असत्य, अस्वाभाविक, अनैतिहासिक है। प्राकृतिक दशा में मनुष्य एकाकी ऐसी दशा में रहता है इसमें हत्या, हिंसा, छल कपट का साम्राज्य था, किंतु समझौता होने के बाद सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार का एकाकार परिवर्तन कैसे आ सकता है कि उसने अराजकता और व्यवस्था को छोड़कर सुव्यवस्था में परिणत हो गया। प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारियों की मान्यता असंगत। प्राकृतिक दशा का वर्णन करते हुए हॉब्स ने प्रतिपादित किया कि उसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं जिनका रूप प्राकृतिक होता है। और तार्किक, हॉब्स की भ्रांत धारणा है कि आदिम समाज में मनुष्य एकाकी रहता था। उसे ये ज्ञात नहीं था कि मनुष्य में सामाजिक जीवन के तत्वों का कभी अभाव नहीं रहता है। ऐतिहासिक तथ्य यह है व्यक्ति कभी इस प्रकार से अकेले नहीं रहे, वे किसी न किसी प्रकार के समाज में रहते आए हैं। निरंकुशता का समर्थन, हॉब्स द्वारा स्थापित शासन किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं और पूरी तरह निरंकुश है। उस पर न तो कानून का अंकुश है, न व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का ही कोई अंकुश है। इन आलोचनाओं के बावजूद सामाजिक समझौते सिद्धांत को प्रतिपादित कर हॉब्स ने सत्य का प्रतिपादन किया कि राज्य न तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न दैवी संस्था, न ही प्राकृतिक विकास का परिणाम है, वरन यह तो मानव निर्मित एक ऐसी कृत्रिम संस्था है जिसे व्यक्ति द्वारा अपनी निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया। अतः उसके लिए राज्य साध्य की ओर ले जाने वाला साधन मात्र है, स्वयं में साधन नहीं है।